नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। 400 बेसहारा बच्चों की देखभाल कर रहे प्रभ आसरा ट्रस्ट का बिजली पानी कटा, सरकार से मदद की गुहार। प्रवासी भलाई मंच ने चेताया, झुग्गी कॉलोनियां गिराई तो प्रशासन पर करेंगे अवमानना का केस। 2016 से लगी हुई है कॉलोनियां गिराने पर रोक। और उत्तरी भारत के पहले मां के दूध के बैंक की शुरुआत। डिलीवरी के बाद अधिक दूध वाली माएं कर सकेंगी दूध डोनेट, जरूरतमंद नवजात को मिलेगा निशुल्क। और अब खबरें विस्तार से। बिना किसी सरकारी मदद के चल रहे प्रभ आसरा ट्रस्ट में रह रहे 400 विकलांग बच्चों के जीवन पर अब खतरा मंडराने लगा है। इनकी माली हालत काफी खस्ता हो चुकी है। हालात ये हैं कि कई दिनों से प्रभ आसरा ट्रस्ट का बिजली पानी भी बिल जमा न करवाए जाने के कारण कट चुका है। माली हालत खराब होने के चलते प्रभ आसरा ट्रस्ट के मुखिया शमशेर सिंह और अन्य लोग सरकार को, सीएम को और अन्य अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से गुहार लगा चुके हैं और आर्थिक मदद की मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब एक बार फिर शमशेर सिंह ने गुहार लगाई है कि इन बेसहारा और विकलांग बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार तुरंत प्रभ आसरा ट्रस्ट को मदद के तौर पर कुछ दे। आज देखते हैं एक रिपोर्ट। बिना किसी पक्की आय स्रोत की चलने वाली प्रभ आसरा ट्रस्ट की हालत दयनीय हो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों से यहाँ रहने वाले 400 के लगभग बीमार और मानसिक रोगियों को बिना बिजली पानी के दिन काटने पड़ रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर सभी संबंधित विभाग के अफसरों को लिखित रूप में कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यूनिट माफ की जाती है, गरीबों के लिए करी जाएगी या गरीबों के कनैक्शन जोड़ दिते गए जिन्होंने सिर ते छत नहीं, उन्होंने उत्ते ऐसी शर्त कि लगा दी या उन्होंने एक किहड़ी कैटेगरी पाया जा रहा, इस गल का भी सानू अजे जवाब नहीं मिलता। जेकर कोई भी नुकसान इत्थे हुण हो जाता इन्हां बच्चों का, उहदे लई कौन जिम्मेवार होएगा? जनरेटर दिन रात चल रहे हैं, जनरेटर किसी वेले भी फेल हो जाते हैं तो रात को सानू जनरेटर कुछ देर लिए बंद करने पैंदे हैं, गर्म हो जाते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन की लोड़ पैंदी है। इन्हां बच्चों को दौरे पैंदे हैं, बजुर्गों की ऐसी हालत है, डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जे कोई भी घटना जन्म लेगी तो इसलिए कौन जिम्मेवार होएगा? ये देश के नागरिक है। प्रभ आसरा जिहड़ा हैगा संगत के सहयोग के नाल इन्हां दी हैल्प करने की कोशिश करता है, पर यह जिम्मेवारी जिहड़ी हैगी है इस्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब की है। इस्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब की जिम्मेवारी है, ये प्रभ आसरा की जिम्मेवारी नहीं है। साडे नैतिक फर्ज बनते हैं, उन्होंने के आधार पर असीं संगत के सहयोग के नाल इन्हां नूं ठीक होने का भी इन्हां दे सिर ते छत नहीं है, इन्हां नूं कोई सहारा नहीं है, तो इन्हां दी हैल्प करने की कोशिश करते हैं। पर हुण बिजली पानी बंद करके इन्हां दा सानूं नहीं पता भी ये सरकार जिहड़ी है किहड़े संविधान की पालना कीती है तो इन्हां दीयां जानां नूं खतरे च पाया, तो जे कोई घटना घटूगी उहदे लई कौन जिम्मेवार है? सानूं इस चीज़ का भी इस वेले जवाब चाहिए है। तो इन्हां नूं संभालण दे लई जिहड़े नवें दाखल हो रहे हैं उन्हां लई जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। कोरोना से पहले तक प्रभ आसरा ट्रस्ट को मिल रही एनआरआई डोनेशन से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। बार बार राज्य सरकार को आग्रह जा रहा है कि अन्य राज्यों की भांति पंजाब में भी मेंटल डिजीज एक्ट के तहत सरकार या तो अपने सेंटर में इन्हें संभाले या फिर प्रभ आसरा में रहने वाले लाचार नागरिकों को समानता के आधार पर न्याय दे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के लिए मोहाली कोर्ट ने एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद अब पंजाब पुलिस फिर से दिल्ली जाएगी और फिर से वही नौटंकी हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई मंगलवार तक यानी कि 10 मई तक टाल दी है। अब 10 मई को तेजिंदर बग्गा की ओर से दाखिल की गई एफआईआर रद्द करने की याचिका के साथ ही इस मामले की भी सुनवाई होगी। इसी के चलते पंजाब सरकार ने 2 एप्लीकेशन फिर से कोर्ट में लगाई है। शनिवार को कोर्ट में दी गई एप्लीकेशंस में पंजाब ने मांग की है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को भी पार्टी बनाया जाए, जबकि दूसरी एप्लीकेशन में कहा गया है कि दिल्ली में द्वारका कोर्ट की कार्रवाई, दिल्ली के थाने की कार्रवाई और पिपली के पास जो कुछ हुआ वो सारी घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखा जाए। अब देखना यह है कि इन 2 एप्लीकेशंस पर कोर्ट क्या सुनवाई करती है। हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और उन्हें पराजित करेगा और अब दिल्ली से उखाड़ फेंके। शुक्रवार को पूरे दिन चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आधी रात को रिहाई मिल गई। उन्हें आधी रात को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया था, जहां से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। वहीं दिल्ली में अपने घर लौटने के बाद बग्गा ने आम आदमी पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी और कहा कि वो इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और आवाज उठाना बंद कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और मैं नहीं रुकूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा। आपको बता दें, दिल्ली भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा शुक्रवार देर रात अपने घर पहुंचे थे। देर रात घर पहुंचने पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने तेजिंदर पाल बग्गा का स्वागत किया। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले बग्गा का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। आपको ये भी बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्विटर पर एक टिप्पणी करने के मामले में पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया था। हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और उन्हें पराजित करेगा और अब दिल्ली से उखाड़ फेंके। जी को कहना चाहता हूँ, एक नहीं 100 एफआईआर करो, तब भी इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। जो अगर आपने कहा था कश्मीरी पंडितों का नरसंहार झूठा था, उस पर आपको माफी मांगनी होगी। जो आपने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, वो सवाल हम पूछते रहेंगे। और अगर ये सवाल पूछने में हमारे पे 100 एफआईआर भी होती है तो भी हमें कोई परवाह नहीं। सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी और इंडस्ट्री एरिया की संजय कॉलोनी को भी आने वाले 2-3 दिनों में प्रशासन गिरा सकता है, जिसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। नोटिस बोर्ड पर भी यह ऐलान किया जा चुका है, मुनादी भी हो रही है, जिसके चलते अब लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें। आज देखते हैं भागवत सिंह की एक रिपोर्ट। में खाने को रोटी है, बताओ मैं 4-5 हजार रुपए कहाँ से ढूंढ कर आया था। बेटा हम लोग को काम चाहिए, हमारे बच्चे छोटे निके हम कैसे भाग रहे। आदमी नहीं यहाँ छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बता। लड़की जवान हो रही, कहाँ किसके बाहर गए ले जा। मेरे कोई नहीं आगे पीछे। बार बार एक पर्ची दिखा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड की। ये 2006 का आपका सर्वे है। फॉर्म जमा करवाए थे, ये उस टाइम की पर्ची आया, उस टाइम की पर्ची है हमारे पास। 2022 में क्या था, मकान सबको मिला नहीं, ठीक है ना। और 2004 की घंटे की पर्ची है हमारे पास। हाँ, वोट लिस्ट है 13-14 की है, 10 की 11 की है। कोई मकान मिलने है वो दो, जब इधर सामान निकालेंगे कहाँ करेंगे, रोड पे करेंगे, रोड पे ठुआ लग रहे, बताओ क्या करें। 4 नंबर कॉलोनी के बाद अब चंडीगढ़ की सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी, कुमार कॉलोनी और इंडस्ट्री एरिया फेज 1 की संजय कॉलोनी पर पीला पंजा चलने वाला है। इसको लेकर आप देख सकते हैं सेक्टर 25 की हम जनता कॉलोनी में खड़े हैं। जिस तरह से यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया गया था, उसके बाद से लोग लगातार 3 दिनों से आपको दिखेंगे कि यहाँ से सामान शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना सारा सामान वो समेटने में लगे हैं। लोगों में काफ़ी डर का भी माहौल है, क्योंकि लगातार वो अपने घर ढूंढ रहे हैं और लोगों में गुस्सा भी काफ़ी है। जब हम यहाँ पर आए थे तो लोग
गुस्सा भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते का ये नोटिस दिया गया है, कम से कम 1 महीना या 2 महीने का नोटिस दिया जाना था। आप भाई साहब आप अपना सामान यहाँ से पैक कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे भैया, कुछ है ही नहीं साधन आगे जाने के लिए, कहीं कमरा भी नहीं मिल रहा, कहीं किराए पे, काम धंधा नहीं है। वोट ले ली हमारे से फ्री में, प्रूफ इतने प्रूफ बने हुए हैं। ये जो आपके प्रूफ हैं ये सारे यहीं के हैं प्रूफ? हाँ जी, चंडीगढ़ के है, सेक्टर 25 92 नंबर झुग्गी के। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड भी है, अंगूठे की पर्ची भी है, और क्या चाहिए आपको? 2006 की हमारे गुंठा पर्ची है, सारा प्रूफ है। ये देखो प्रूफ देख लो, हमारे देख लो प्रूफ, ये देख लो। मोदी ने ये कहा था हम 2022 में सबको छत देंगे सर पे। अब कहाँ गया मोदी? अरे आओ तो कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया इधर। वो किरण खेर बोर्ड लेके बैठेगी उधर जाके, सामने आके बात करो ना। किरण खेर आई क्यों नहीं? अरे प्रशासन कोई बंदा नहीं आया। किसी की बच्चे स्कूल जाएंगे, कहाँ से जाएंगे बच्चे स्कूल? कहाँ पढ़ेंगे हमारे बच्चे जाके? खेर ने ये कहा था उस साल बच्चे सबको छत मिलेगी। बच्चे किरण खेर को ये बोला था सबको छत मिलेगी, जिसके पास नहीं भी छत है ना उसे भी छत मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपका कहाँ गए नहीं बंदे? जब यहाँ बंदा जीतता है हाथ जोड़ के कहता है भाई वोट दो तब न छत देवांगे, अब कहाँ गए मैं बंदे? मेरी बात सुनो, मैं बुढ़िया हूँ, मैं बूढ़ा आदमी, मैं काम कर नहीं सकती हूँ। मेरे हेमी कार्ड लड़का है, मैं 7-8 हजार दे के कहाँ का के खाऊं? क्या करके खाऊं? 20-25 साल हो गया, हर एक प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ है। मेरे कोई नहीं सुनता, आप सरकार सुन लो बस। मेरी विनती ये है, मेरे हेमी कार्ड लड़का है एक, मेरे कोई नहीं आगे पीछे। ये तो झुकी में बैठे हूँ, अब कहाँ जाऊँ मैं? आप लोग समझ। मेरे विनती है, सब प्रूफ है, चाहो सब देख सकते, अच्छी से देखो। मैं काम ना कर सकते, मेरे हाथ पैर मत। हाउसिंग बोर्ड का जो सर्वे हुआ था, सबको मकान देने की बात की, आपको मकान नहीं मिला? नहीं दिया मेरे करी, कुछ कमी है, कुछ कमी है, नहीं देते। हाँ किसी, हाँ सब कुछ है, देता नहीं। अब पैसा नहीं है मेरे पास, आवास योजना का फॉर्म भरवाए, मैं रोटी खा नहीं सकती, कभी टॉफी बेच के खाती हूँ मैं क्या करूँ? आप बताइए। अब रोड में बैठना, अब ये झुकी है मेरे आगे, छोटा सा झुकी में बैठे हैं। अच्छा, अब एक एक करके अपनी बात रख लो, मैं सबके पास आऊंगा, सबकी बात पूछूंगा मैं। आप क्या कहना? जी हम तो कहना चाहते हैं कि हमें तो सिर पे की छत मिल जाए, रहने को बच्चों का वो भविष्य सुधर जाएगा इनका। अब बताओ इस गंदगी जगह से तो कहीं हुआ था नहीं, मी आए बारिश आई, सबको मतलब मकान मिले, सबको अच्छी बात है। अब इतना किराए का करेंगे कि खाने का करेंगे, कहाँ से भरेंगे इतना किराया? अब भाई वो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ सर्वे सब कुछ हुआ था, वोट वोट सब कुछ बना हुआ था। अब आग लगने से पहले झुग्गियों में आग लगने से वो बड़ा नुकसान हुआ, अब कहाँ से करे? कितना दे भाई? गुंठे की पर्ची सारा कुछ मांगते हैं, अब कहाँ से गुंठे की पर्ची भी नहीं है, वो करते हैं। अभी आप बार बार एक पर्ची दिखा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड की, ये 2006 का आपका सर्वे है। ये हमने हाउसिंग बोर्ड में जो मोदी ने बोला था ना फॉर्म जमा करवाए थे, ये उस टाइम की पर्ची आया, उस टाइम की पर्ची है हमारे पास। 2022 में कहा था मकान सबको मिलेंगे, ठीक है ना। और 2006 की गुंठे की पर्ची है हमारे पास। हाँ, वोट लिस्ट है 13-14 की है, 10 की 11 की है, मैं भी हमने निकलवा रखी। ये देखो, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको मकान नहीं मिला? नहीं मिल रहा, अभी कुछ नहीं मिल रहा। हम सिर्फ ये रहता है, किसी का बंदा कुछ नहीं करता है, घर में अकेली जनानी कमाने वाली कहाँ से किराया भरेगी? कहाँ से भरेगी इतना किराया? बस हम तो यही चाह, हमें छत चाहिए, नहीं जो हमारे सिर्फ आदमी ने कमाने वाला कहाँ जाएंगे हम? मरता है ही नहीं, छोटा बच्चा है, अपना मेहनत कर रहे, खा रहे, अब कहाँ जाएंगे हम? बताओ। जब मोदी ने वादा करा था कि मकान देगा, पास हो रहा मोदी, वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, अब कहाँ है वो? उसका बुलाओ ना, काम ले लेकर जीत के। हम क्या रोड पे बैठे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बताओ कहाँ बैठेंगे? रोड पे थोड़ी ना बैठेंगे, कहाँ जाके? आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रॉली भर भर के अब इनका सामान यहाँ से जा रहा है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लोग अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन रविवार को यहाँ पर पीला पंजा चलाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ी डेमोलिशन ड्राइव करेगा। इसको लेकर लगातार 3 दिन से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। सेक्टर 25 की आप इस रोड से अगर गुजरेंगे तो इस तरह से ही सामान शिफ्ट करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे 10-10 हजार रुपया मांग रहे 2 कमरों का, आज जिनका बेटा बहू कहाँ सोएंगे? हम बुजुर्ग थोड़े बेटा बहू के पास सोएंगे। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे थे? बहुत सालों से रह रहे, जैसे बहुत साल हो गए हमारे बच्चे, 18-19 साल हो गए, इतना तो हो गए, 18-19 साल हो गए।
बेटे 18-19 साल हो गया मैं यहाँ रहते ऐसा थोड़ा ही करना चाहिए गरीबों की। महिलाओं की हम बात करें तो महिला काफ़ी आक्रोश में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनता कॉलोनी का पूरा एरिया है। यहाँ पर सब अब आपको दिखेंगे लोग सामान तो शिफ्ट कर रही हैं, साथ ही साथ उनका सरकार के प्रति गुस्सा भी निकल रहा है। उनका कहना है कि उनके पास सभी कागजात हैं, उसके बावजूद उन्हें मकान नहीं दिए जा रहे। सेक्टर 25 के एरिया को हम दिखाएंगे। आप बताओ। हाँ, चक्कर खा के पड़े हमारे बंदे तो मारते बता जे में पैसा भी नहीं है। रूम चला दर का हमने किराया का वो दिया, कमरे का किराया जब जाकर हम कड़ी बड़न दे रहे हैं। कोई हमने कमरे वाले पर में थोड़ी ना बैठा रहे हैं कोई। हमने तो मकान चाहिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे निक्के निक्के हम कैसे पालेंगे? लुगाई हम कैसे पालेंगे अपने बच्चों के? कैसे पालेंगे? इतने सालों हम वोट दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? हम जमीन मिलेगी। मोदी भी वादा करके गया था हमारे तक, अभी सबको जमीन दूंगा, सबको घर दूंगा, दिए सुन हमारे से। हम तो बेघर कर दिए, रोडों पर पड़े हम तो क्या करें बेटा। आ रहे हैं झुग्गी तलवा दी पढ़ा लिखा ठिकाना दो का, कोई मकान मिलना है वो दो। जब इधर सामान निकालेंगे कहाँ करेंगे? रोड पे करेंगे, रोड पे ठुआ लग रहे। बताओ क्या करे? कल है बोला जिसका गुंठा पर्ची है उसको मकान मिलेगा, तो पहले उसको मकान दो, जब से सामान निकाल लेंगे। कल रोड पे करेंगे, गुंठा पर्ची वाले भी रोड पे पड़े, जो भी रोड पे पड़े। गलत कर रही सरकार, बहुत गलत कर रही है। कहते पहले उसको गुंठा पर्ची वाले मकान दो, सामान उठाओ, उसका मकान में बचाओ, फिर होते हैं बस बिल्कुल कतई। उसके बाद दे दो, हम कच्चे में रह लेंगे, झुग्गी पाका है नहीं, हम दे तो दो कुछ। जिनका आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बता? लड़की जवान हो रही, कहाँ किसके बाहर गए ले जाकर? मेरे तो कुछ भी नहीं है, आग भी लग गई थी सारी। ओ बड़े देख लो रोड राड सारे देख सारी आग लग गई थी हमारा। सर जी 1 महीना हो गया मेरे मीटर लगा, 6 महीने हो गए मेरी झुग्गी बनी। अभी मैं 80,000 इसमें लगवाया, 15,000 मेरे मीटर में लगा और पर 17 तभी कई फाइल बनवाई हमने। तो सर जी मेरे पास कोई कमाऊ नहीं है, मेरा घर वाला नहीं है, मेरा आपका ऑपरेशन होया पड़ा पित्ते का। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, बताओ मैं 4-5 हज़ार रुपये कहाँ से दूंगी किराए का? मेरा ना कोई नहीं आगे पीछे है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बस, और कोई नहीं है। ये बताओ, अगर मेरे को पता होता मैं इतने पैसे लगाती नहीं। मेरे को कमार कॉलोनी में भी नहीं मिला। कमार कॉलोनी में वैसे अब मैं काम पे जा रही थी, बुलडोजर चढ़ा दिया, सारा सामान टूट गया था कमार कॉलोनी में मेरा। कमार कॉलोनी का मेरा पहचान पत्र है, सर्वे हुए है, सब कुछ है। हाँ जी, कमार कॉलोनी में, यहाँ पर तो है नहीं सर्वे, कमार कॉलोनी में होया। उसके बदले आपको मकान नहीं जी, मकान नहीं मिला। 2007 में जी मैं उधर थी कमार कॉलोनी में, कुछ नहीं मिला सर मेरे को। अब ये बताओ मेरे श्याणी जागती कहाँ पर लेकर जाओ इन्होंने? रोटी मेरे घर में नहीं है, कुछ नहीं है मेरा, ना कोई मुझे सहारा देता, ना मेरा कोई कुनबा है, ना मेरा कोई पियर है, ना ससुराल है, कोई नहीं है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? फिर अब मैं कहाँ जाऊँगी सर? अगर ये भी तोड़ दोगे तो ये बताओ। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि जो हमारे जो मकान टूट रहे हैं ना, इनको मकान दे के ही तोड़ना चाहिए। चाहे इनको चाहे टेम्परेरी दे दो, भाई चादर वाले तो पीछे जाके बैठ जाओ, हम ये आपको यहाँ से उठा रहे हैं। पर दुख क्या है कि इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद भी इनको तोड़ा जा रहा है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये गरीब बंदे हैं जिनके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? शिफ्ट हो गए, बच्चों पेपर चल रहे हैं, अब यहाँ से शिफ्ट होंगे तो वहाँ जाएंगे ना, वो बोलेंगे वहाँ लिखा जब भी आपका बच्चा एडमिशन होगा तो बच्चे की पढ़ाई भी खराब हो रही है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दुख की बात है कि चंडीगढ़ जो कोई भी हो पार्टी, हमें पार्टी से कुछ नहीं लेना, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी है। अगर आज आम आदमी यहाँ पे है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उनको ये झुग्गी झुकवानी चाहिए थी कि जब तक इन्हें कुछ नहीं मिलेगा झुग्गी हम नहीं तोड़ने देंगे। कोई भी नहीं है, ये बात सहमत में नहीं है। हमें पार्टी से कुछ ना, हम तो अपने मकान बचाने हैं, हमें तो अपनी छत बचानी है, अपने बच्चे बचाने हैं। पर ऐसा कोई भी उम्मीदवार यहाँ आकर कोई खड़ा नहीं हुआ है कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके मकान झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये सुनो, जब तो हम जाते हैं, जब वोट देते हैं, जब तो गली में घूमते हैं, आज कुछ भी है, मुझे वोट दियो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, मैं सबकी कह रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। पर आज कोई इनका सारथी खड़ा है? कोई मेरी बात गलत है भाई, आपको गलत नहीं सही लगे? आज चलो कोई भी लगा लो, चाहे आज आम आदमी जीत गया, कल को जीता कांग्रेस थी, तो उसे भी आना चाहिए ना साथ में।
जो जीत गया वो भी, जो नहीं जीता, इनको मिलकर चलना चाहिए कि हम अपनी जनता को बचाएंगे। जो हार गया तो जीत गया, सब इकट्ठे मिलकर आओ, इनको बचाओ। जब दिखता संगठन कि भाई हम सब एक हैं, पार्टी छोड़ दो, ये हमारा परिवार है। सेक्टर 25 के जनता कॉलोनी में हम यहाँ पर आए, लोगों ने हमें यहाँ पर घेर लिया। लगातार यहाँ पे महिलाएं एक ही शिकायत कर रही हैं कि डेमोलिशन ड्राइव चाहे प्रशासन चला लेता, लेकिन उनके सर्वे थे, उनमें से कई लोगों को मकान मिल सकते थे उस सर्वे के आधार पर। पहले उन्हें मकान दिए जाते, उसके बाद चाहे यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाती। अब वो यहाँ पर डर के माहौल में है और कई लोग तो अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की अभी भी मजबूरियां हैं, जिनका कहना है कि वो यहाँ से कहाँ जाए, उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। वहीं शहर को स्लम फ्री करने के अभियान पर कानूनी ब्रेक भी लग सकती है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन की ओर से वर्ष 2016 में दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर वर्ष 2016 में ही कॉलोनियां हटाने पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि भलाई मंच द्वारा दाखिल की गई याचिका में संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी भी शामिल है। भलाई मंच के अध्यक्ष अविनाश शर्मा ने कहा है कि यदि प्रशासन ने भविष्य में किसी भी कॉलोनी को गिराने का प्रयास किया तो वह प्रशासन के खिलाफ अवमानना दाखिल करेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश की प्रतियां भी आज पत्रकारों को दिखाई, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रशासन किसी भी कॉलोनी को गिराने की कार्रवाई नहीं करेगा। 2019 में प्रशासन से हाई कोर्ट ने जवाब भी तलब किया था, जो कि अभी तक प्रशासन ने जमा नहीं कराया है, जिसमें पूछा गया था कि अब तक प्रशासन ने कितनी झुग्गियां हटाई और कितनों को पुनर्वासित किया। चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजर धर्मपाल जी, होम सेक्रेटरी नितिन यादव जी और डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना किया है, आजाद भारत में गुलाम भारत वाली तानाशाही की है। 23 जून 2016 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ की 5 स्लम कॉलोनियां, कॉलोनी नंबर 4 संजय कॉलोनी, 54 सेक्टर की आदर्श कॉलोनी, 25 सेक्टर की जनता कॉलोनी और मनी माजरा के न्यू इंदिरा कॉलोनी के तोड़ने पर रोक लगाई, जो मुकदमा चल रहा है। पीछे ही 13 मार्च 2019 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस मुरारी जी ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की खिंचाई की थी कि लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट एफिडेविट के साथ फाइल करो कि आज तक कितने लोगों को तोड़े हो, कितने लोगों को बसाए हो और क्या तुम्हारी प्लानिंग है। वह फाइल करना, रिप्लाई देना तो दूर की बात, आगे 12 सितंबर 2022 सुनवाई, अगली सुनवाई, परमानेंट स्टे, हाईकोर्ट के आदेश को धज्जियां उड़ाते हुए कॉलोनी नंबर 4 पर बुलडोजर चलाने का काम। अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी आपकी? आगे हम कंडेम का भी मुकदमा, जो हमारे लीगल टीम तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर कंडेम का मुकदमा भी डालेंगे, जो हाई कोर्ट की उन्होंने अवमानना की है। उसके साथ ही साथ जो 2000 परिवारों का करीब 50 करोड़ का जीवन भर की मेहनत की कमाई का नुकसान किया है, इंडिविजुअल एडवाइजर धर्मपाल जी के ऊपर, नितिन यादव जी के ऊपर, विनय प्रताप जी के ऊपर मुकदमा चलवाकर हमें पूर्ण विश्वास है हाई कोर्ट से आदेश आएगा, उनकी निजी संपत्तियों को नीलाम करवाकर गरीबों के बीच बंटवाने का काम करूंगा कि आने वाले दिनों में यह अफसरशाही पर लगाम लगे। अफसरों को मालूम हो कि उससे ऊपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उससे ऊपर संविधान है। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायत चुनाव के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को चुनाव कमीशन को अमेंडमेंट 2020 पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में अब इस समय 6226 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 6226 सरपंच और 62,040 पंचों के चुनाव होने हैं। पंचायत समिति के 143 ब्लॉक और 3086 सदस्य चुने जाएंगे, जो कि पंचायत समिति के चेयरमैन का इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे। 411 जिला परिषद के सदस्य भी अभी चुनाव नहीं होने के कारण नहीं बने हैं, जो कि अब चुनाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन परिषद, पंचायत समिति और सरपंच के लिए ईवीएम से चुनाव होगा, पंचों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनका चुनाव बैलेट पेपर्स के द्वारा किया जाएगा। कुछ संस्थाएं और कुछ इंडिविजुअल्स माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए थे, CWP नंबर 1196 ऑफ 2021 और साथ में और जो कनेक्टेड मैटर्स थे, उसका फैसला अभी आया है और इसमें उन्होंने राज्य सरकार को और इलेक्शन कमीशन को माननीय उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है कि जो नया अमेंडमेंट 2020 है, सेकंड अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट 2020,
उसके हिसाब से हम चुनाव करवा सकते हैं। हालांकि इन चुनावों पे एक कंडीशन है कि दिस विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग रिट पिटीशन, जिनका फैसला बाद में होगा। हरियाणा राज्य में आज के दिन 6226 ग्राम पंचायतें हैं। हर एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, तो 6226 सरपंच होंगे। 62,040 रफली 10 पर पंचायत के हिसाब से पंच होंगे, तो 62,040 पंचों का चुनाव होना है। इसी तरह से हमारे 143 ब्लॉक हैं, जो खंड बोलते हैं हम विकास उसके हिसाब से, तो पंचायत समिति के जो 143 ब्लॉक हैं उनमें 3086 सदस्य चुने जाएंगे, जो बाद में पंचायत समिति के चेयरमैन का इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे। 411 जिला परिषद के मेंबर होंगे, जो 22 हमारी जिला परिषद हैं, उनमें फिर बाद में 22 जिला परिषदों के चेयरमैन का चुनाव होगा। इन सभी में आधी संख्या जो है महिलाओं की रहेगी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी। जैसे जिसकी जो रिजर्वेशन है SC BC की, उनकी महिलाएं भी उसी अनुपात में 50% उन पोस्टों पे चुनी जाएंगी। सर किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे? बैलेट पेपर के थ्रू कराए जाएंगे या EVM के थ्रू कराए जाएंगे? जो तो जिला परिषद सदस्य की बात है, पंचायत समिति सदस्य की बात है और सरपंच की बात है, ये तो सिंगल पोस्ट होती हैं, तो इसलिए इनका तो EVM से हम चुनाव कराएंगे। टाइप M2 जो मशीनें हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं और उन्हीं से इनका चुनाव कराया जाएगा। पंचों की संख्या क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 62,040, और ना तो हमारे पास इतनी EVMs उपलब्ध हैं, और मल्टी पोस्ट होती हैं तो मल्टी पोस्ट वाली EVMs भी नहीं है, क्योंकि हर एक गांव में 8 से 10 पंच होते हैं, तो उनके जो ट्रेडिशनल जो है बैलेट बॉक्सेस पेपर बैलेट के माध्यम से करवाए जाएंगे। सर EVMs के लिए क्या केंद्र से बात हो गई है? नहीं, EVMs हमने पहले ही, चूँकि चुनाव तो पहले होने थे, लास्ट ईयर फरवरी में ड्यू हो गए थे, तो उसके बाद कोविड और अन्य कारणों के चलते नहीं हो पाए थे, तो EVMs की व्यवस्था मीनवाइल हमने कर ली है। हमने राजस्थान से, गुजरात से EVMs मंगवा ली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो EVMs है 5-6 हज़ार के करीब हमारी अपनी EVMs भी हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जो रफली हमारे जो 3086 जो पंचायत समिति के मेंबरों की है, 411 जिला परिषद के मेंबरों की है और 6226 सरपंचों की हैं, इनके लिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ EVMs उपलब्ध है। अगर चुनाव के समय अगर EVM में कोई गड़बड़ी होती है तो उस कंडीशन में क्या हमारे पास? नहीं, सबसे पहले तो देखिए EVMs की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। जो मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं, हिंदुस्तान में 3 ही कंपनियां हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की संस्था है, भारत सरकार का उपक्रम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी भारत सरकार का MIT डिपार्टमेंट का उपक्रम है, और एक इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री ITI जो है, यही बनाती हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास ECI और इसकी बेल की मशीनें हैं, तो उन्हीं के इंजीनियर्स आके पहले एक बार फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं। वो इसकी एक किस्म से सर्विसिंग भी है और चेकिंग भी है, टू मेक श्योर कि वो मशीन बिल्कुल कार्यरत है। अगर कोई उस FLC में मशीन में किसी में गड़बड़ है, नहीं काम कर रही है, उनको फिर हम अलग कर देते हैं और उनको कंपनी को भेज के उनको ठीक करवाते हैं। तो इस हिसाब से इनकी हम इंश्योर करते हैं कि ये मशीनें जो हैं बिल्कुल प्रयोग में आने लायक हों, और हर एक जगह पे हम 10 से 15% एक्स्ट्रा मशीनें जो हैं वो रखेंगे, ताकि कोई मशीन ख़राब होती है तो तुरंत वहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं जीप में वो ले जाके उनको रिप्लेस कर देंगे, तो आधे घंटे से ज़्यादा का व्यवधान ना हो। हाँ, पिछले टाइम के बाद थोड़ा सा महंगाई को और इन सब चीज़ों को और लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने एक्सपेंडिचर की लिमिट इस बार बढ़ाई है। तो पंच के लिए 27,500 रुपये रखी गई है, सरपंच के लिए 1,65,000, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,30,000 और मेंबर जिला परिषद के लिए 5,50,000 की खर्च सीमा तय की गई है। हर एक कैंडिडेट को अपना एक रजिस्टर बनाना होता है और रजिस्टर वो इशू होगा
जो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ से, और जब चुनाव जैसे ख़त्म होते हैं तो उसके 48 आवर्स के अंदर उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देनी होती है। अगर कोई नहीं सबमिट करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है इनके लिए रखी? क्वालिफिकेशंस तो जैसे आपको याद होगा पिछली बार ही तय कर दी गई थी और कुछ लोग उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय तक भी गए थे, लेकिन जो राज्य सरकार का स्टैंड था वो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उचित ठहराया था। तो मेंबर जिला परिषद के लिए जो जनरल और बीसी की 10वीं है और विमेन और एससी के लिए 8वीं है और एससी विमेन के लिए भी 8वीं है। मेंबर पंचायत समिति के लिए जनरल और बीसी के लिए 10वीं है, विमेन एंड एससी के लिए 8वीं है, एससी विमेन के लिए भी 8वीं है। और सरपंच के लिए 10वीं पास है जनरल और बीसी के लिए, विमेन एंड एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 8वीं पास है। और पंच के लिए जनरल और बीसी के लिए 10वीं पास है, विमेन एंड एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 5वीं पास है। तो ये क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। इसका मेन मकसद तो यही है कि भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ताकि उनको जो ग्राम सचिव या जो और अधिकारी कर्मचारी जो हैं बरगला ना सकें और वो अपना काम बखूबी कर सकें। शहर के एक निजी अस्पताल ने मां के दूध के बैंक की शुरुआत की है। यह निजी अस्पताल मां के दूध को जरूरतमंद नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क मुहैया करवाएगा। डिलीवरी के बाद कई माओं के दूध में दूध नहीं रहता और कई माताओं के अधिक दूध होता है। जिनको अधिक दूध आता है वे अपना दूध इस बैंक को डोनेट कर सकते हैं, जो कि जरूरतमंद नवजात शिशुओं के काम आएगा। नमस्कार, मैं हूं संदेश अलग शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को दूध माँ का ज़रूर मिले और हर बच्चे के लिए ज़रूरी है माँ का दूध, लेकिन कुछ कारणों से ये पूरा नहीं हो पाता। बहुत सारे कुछ कुदरती होते हैं, कुछ गैर कुदरती कारण होते हैं, लेकिन ये तारें बीच में टूट जाती हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है। आज हम जहां मौजूद हैं वहां पर बताया जा रहा है मदर मिल्क बैंक के बारे में, यानी कि चंडीगढ़ में एक प्राइवेट मदर मिल्क बैंक खुलने जा रहा है जिससे बच्चों को, हर बच्चे को माँ का दूध मिलेगा और जो माएँ हैं वो अपने दूध को स्टोर भी करके रख सकती हैं। ये 1-2 दिन स्टोर नहीं होगा, सालों तक स्टोर होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आज हमें यही मिलेगी। हॉस्पिटल है प्रीमेच्योर बच्चों के लिए, तो ये इनकी यूजेज इस दूध की होएगी हर एनआईसीयू होता है नियोनेटल आईसीयू, वहाँ पे इन बच्चों को ये दूध प्रोवाइड किया जाएगा। एक मिल्क बैंक एसोसिएशन है, उसके द्वारा हम अवेयरनेस और जागरूकता फैलाएंगे कि सारे एनआईसीयूज नर्सरीज में पता चले कि जहाँ पे भी प्रीमेच्योर बच्चा है वहाँ पे अगर किसी को मिल्क की रिक्वायरमेंट है तो हमें कांटेक्ट करें और हम उन तक दूध पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा वरदान है। इसको हम अगर मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में बोले तो इसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ये लिक्विड गोल्ड जो है ये सिर्फ मदर्स जिनकी डेथ हुई उनके लिए नहीं, ये जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जो बहुत टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, जिनके मदर्स को कोई इन्फेक्शन होती है, उनके लिए बहुत ही सर्वाइवल में बहुत एक ये महत्वपूर्ण रखता है। मेन चीज़ क्या है कि हमारा जब बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है तो उसका पेट बना नहीं होता, और अगर उसको मदर का मिल्क बनता है तो देखा जाता है कि उसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत परसेंटेज बढ़ जाते हैं। अराउंड 70% चांसेस जो हैं उनके सरवाइव करने के बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत ही इस चीज़ की कमी थी और हम खुश हैं कि नॉर्थ इंडिया का पहला प्राइवेट मिल्क बैंक जो है हमारा शुरू हुआ है और लेट्स होप इससे बहुत बच्चों की जानें बचेंगी। बिल्कुल, बच्चों को, माओं को, परिवार को और मैं कहूँगा पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए तोहफा है, बिकॉज़ ये मिल्क बैंक सिर्फ चंडीगढ़ और ट्राई सिटी नहीं, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को सप्लाई करेगा। और अब हम आशा करते हैं कि हमारे जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी एंड जो है मॉर्बिडिटी वो हमारी बेटर होएगी। ये एक ह्यूमन
मिल्क बैंक है। इसके अंदर जो माएँ हैं जिनको थोड़ा सा अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न होता है, वो हमारे को वो डोनेट कर सकती हैं। वो काम आएगा किसी प्रीमेच्योर बच्चे के, या वो जब काम पे जाती हों, अगर वो काम करने वाली माताएं हैं तो वो बाद में उसको एक पाउडर फॉर्म में हम तब्दील कर देंगे। ये एक जो स्टार्टअप कंपनी है नेस्ले बायो साइंसेस, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन में ये हम उसको पाउडर फॉर्म में दोबारा उन माताओं को दे सकते हैं, ताकि जब वो काम पे जाएं तो उनका बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल मिल्क ना लेके अपना ही उनके माँ का दूध जो है उसका सेवन कर पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। पहला तो ये है कि इसमें जो भी जो अच्छे तत्व हैं वो सारे के सारे 12 महीने तक वो उसी हालात में रहेंगे, तो इसको हम 12 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसकी महत्व क्या है, इसका ये इम्पोर्टेंस है कि ब्राज़ील में 1985 में 214 मिल्क बैंक इन्होंने इकट्ठे स्थापित किए थे, और 2020 में 73% इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब ये है कि 73% जो नवजात शिशु हैं उनमें ये जो मौत की दर है वो कम हो गई। तो ये आज हिंदुस्तान में 60 से कम प्राइवेट मिल्क बैंक हैं। चंडीगढ़ में और आसपास के जो नॉर्थ इंडिया में ये जो सुविधा है ये बेदी हॉस्पिटल देने जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे ये मदर मिल्क बैंक है जो वो काम करेगा, कैसे सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होना होता है माँ के दूध से, वो होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें अब पूरी हो रही है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंस से मिल ही रहा है। अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोरोना काल में 1 जनवरी से 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक देश में मौतों के सरकारी आंकड़े और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों में काफी अंतर है, जो कि सरकार नहीं मान रही। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर असलियत छुपाने का आरोप लगाया है, और यह भी आरोप लगाया है कि कोरोना से हुई मौतों के बाद परिवारों को मुआवजा भी नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस ने अब एक अभियान चलाया है, जिसके तहत वह कोरोना काल में मारे गए लोगों के परिवारों को जागरूक करेंगे और उन्हें 4-4 लाख रुपए सरकारी मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो पिछले 2 साल से हमारे देश पे और पूरी दुनिया पे जो एक काल आया था कोविड का, उस मुद्दे पे कल हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कल एक मुद्दा उठाया था कि जो कोविड के जिनके घर में एक मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो अभी कह रही है कि 4 लाख मृत्यु हुई है, और जो WHO है वो कह रही है 47 लाख मौतें हुई हैं। अगर WHO सच कह रहा है तो हम ये बात कहना चाहते हैं, जो हमारी एक डिमांड है कि पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं, और उसका तीसरा हिस्सा हिंदुस्तान में 47 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। किसी भी देश में ना मेडिकल की वजह से, ना सिलेंडर की वजह से मौतें हुई हैं। हमारा इकलौता एक ऐसा देश है जो इन वजहों से मौत हुई है। तो हमारे नेता और हमारी चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की टीम ये डिमांड करती है कि जहाँ जहाँ किसी के घर में कोविड की वजह से मृत्यु हुई है, उसको 4 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। वहाँ पे हम वो बात उठाएंगे। लगातार हमारे नेता, चंडीगढ़ के नेता और हमारे देश के नेता ये बात पे भी बात रख रहे हैं, और हमने भी जो पिछली हमारे गांव में किशनगढ़ में आए थे तो हमने उसका विरोध किया था। आगे भी जो जहां पर आएंगे और जो हमसे सहायता मांगेगा, हम उसकी सहायता में ज़रूर खड़े होंगे, और जहां कोई रात को बुलाएगा, दिन में खड़ाएगा, चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की टीम वहाँ पर 24 घंटे खड़ी है। इतनी लोगों की नौकरियाँ गई है, नौकरी को छोड़ो, ये कहते हैं कि हम इतना मुआवजा दे रहे हैं। क्या आप किसी घर के एक जो मुखिया होता है वो मर जाता है, उसके पीछे 4 मेंबर खाने वाले होते हैं, क्या वो उनकी भरपाई कर पाएंगे? नहीं। कोरोना काल के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको भी निकाला गया, बहुत बुरी तरीके से निकाला गया। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और बाकायदा अब जो प्रेजेंट में जो कॉलोनियों के अंदर
जो छोटे छोटे घर हैं, जो इनके मालिकाना हक नहीं है, उनके नोटिस निकाले गए हैं। क्या वो इस कोरोना काल के बाद अपने क्या नोटिस भर पाएंगे? लाख लाख रुपए के इनके नोटिस निकाल दिए गए हैं। एक बेचारा गरीब इंसान घर से अपने ऑफिस तक के लिए पेट्रोल पे बाइक पे आता है, क्या आज उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने घर से वो ऑफिस तक पेट्रोल खर्च करके अपना निर्वाह कर सके या घर के खर्चे चला सके? बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार ये चाहती है कि गरीब जनता बिल्कुल ही मर जाए, ख़त्म हो जाए, और कांग्रेस सरकार हमेशा से लोगों का भला करना चाहती है। राजीव गांधी जी की एक यही नीति थी कि गरीब इंसान को ऊपर लेवल तक लेके आए, उनके अच्छे सोचिए। राहुल गांधी जी भी उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी का पूरा परिवार, सोनिया गांधी जी भी इसी चीज़ में आगे चल रहे हैं कि गरीब जनता का जितना हो सके उतना भला हो सके। बट जो बीजेपी सरकार है ये गरीब इंसान को गरीब मरने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कह रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। हमारी चंडीगढ़ युवा कांग्रेस भी, हमारे अध्यक्ष मनोज लुबाना जी भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी, सब लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी करें, बट मोदी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। देश में भूखमरी का बुरा हाल है, बेरोज़गारी नहीं बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। आज भी गैस सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो वो 50 रुपये का रेट बढ़ गया, जो तकरीबन 1000 रुपये तक का हो गया है। कहाँ से लोग खरीदें, कहाँ से लोग अपना गुजारा करें? खेलों में देश का नंबर 1 राज्य हरियाणा अब खेलो इंडिया की मेजबानी करने वाला राज्य भी बन गया है। यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी भी हरियाणा करने जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत हुई। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल युवा मामलों के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों के कई गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ मौजूद थे। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर खबर और जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब के CTV। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।